हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का 9th लेक्चर, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11। और ये चैप्टर का एक तरह से आप बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक है। और अगर पीछे के क्वेश्चन आंसर्स की बात की जाए, चलो करते हैं उसको डिस्कस क्या है। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं एक बार, फिर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो चैप्टर का 9th लेक्चर आज चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं जैव रिएक्टर, जो कि हमने कहा था कि ये नया टॉपिक रहेगा उस प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर हम विलोडक होज रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दंड विलोडक होज रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे और अनुप्रभाव प्रसंस्करण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है जैव रिएक्टर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमने प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उसमें हमने छठी 7वीं प्रक्रिया पढ़ ली थी। तो 7वीं प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम ये कहते हैं कि भाई हम जो प्रोटीन चाहते हैं, हमने जीन डाल दिया, बैक्टीरिया में भी डाल दिया। बैक्टीरिया को क्या करना है, अब संख्या बढ़ानी है। तो क्या बैक्टीरिया ऐसे ही आपकी लैब में पेट्री डिश के अंदर ग्रो हो जाएंगे? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। हमें पूरी दुनिया में वो दवाई बेचनी है, उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पेट्री डिश का जो बर्तन है जिसमें हम उगा रहे हैं उसको या ग्रोथ करा रहे हैं, वो बड़ा लेना पड़ेगा। तो भाई वही बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, ये जैव रिएक्टर्स हैं। जैव रिएक्टर क्या होते हैं? बायो रिएक्टर्स, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया की या जो भी हमारा मोटो है, उद्देश्य है, उसके हिसाब से हम उसको उसमें जैसे टिश्यू कल्चर कर रहे हैं या कोई बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, तो हम बायो रिएक्टर काम में लेते हैं, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में नाम भी लिया था। तो वही बायो रिएक्टर की बात आज हम करने वाले हैं। अब बात रहती है पीछे के क्वेश्चंस की। तो देखो, पीछे के क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हो तो वो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, और आज तक वो क्वेश्चन किसी बोर्ड में पूछे नहीं है, वो सिर्फ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काम के हैं, जिनको घुमा के आपको पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। बाकी सब वो आपको जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए, और कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको जैसे अंतर वाले हैं या कोई शॉर्ट टॉपिक दे रखे हैं, वो सब हमने करा हुआ। उसमें से एक टॉपिक तो यही है, जैव रिएक्टर, पीछे के क्वेश्चन में। ठीक है, और एक और आ जाएगा अनुप्रभाव वाला, वो भी है, जो शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं आपके कि निम्न पे टिप्पणी कीजिए। तो वो सब टॉपिक हम कर चुके हैं, प्रतिरक्षी एंजाइम और सब कुछ कर चुके हैं, कुछ भी उसमें से बचा नहीं है। और आगे के जो 2-3 क्वेश्चन है वो कुछ काम के ही नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि नेट से ढूंढ कर दो, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं बोलेंगे। फिर भी हम देख लेंगे उनको, मान लो उसको थोड़ा सा चेंज करके दे दे कि 5 नाम बताओ, 10 नहीं तो हम देख लेंगे जो मुझे लगेगा। बाकी उनमें कोई तुक वाली बात नहीं है, तो हम उसको नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ पिछले साल बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि मैं बताती रहती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी जो टॉपिक आ रहे हैं वो उन क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आज आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं बायो रिएक्टर की। कम आयतन वाले संवर्धन से उत्पादन की पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, कि अगर हम कम आयतन ले, कि मान लो एक बैक्टीरिया आपने डाल दिया पेट्री डिश के अंदर, कितना प्रोटीन बनाएगा वो? आपको तो पूरे कंट्रीज में बेचना है, आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो कम आयतन से आपका कोई गुजारा नहीं होने वाला, प्राप्ति नहीं होगी। अतः उत्पाद की बड़ी मात्रा में प्राप्ति के लिए जैव रिएक्टर यानी कि बायो रिएक्टर का विकास किया गया है। ठीक है, जैव रिएक्टर एक बड़ा पात्र है जिसमें संवर्धन माध्यम की 100,000 लीटर व अधिक मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। कि आप इसमें 100 लीटर आपको डालना है, 1000 लीटर और उससे भी ज्यादा मात्रा में अगर आपको कुछ डालना है, कुछ उगाना है, कुछ कल्चर करना है, तो आप जैव रिएक्टर का यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, आप कहीं बस वगैरह में जाते हैं और कोई इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी स्टील की टंकियाँ लगी होती है। ज़्यादातर आपने वही जहाँ पे ये खाद्य पदार्थ बनते हैं ना, जो खाद है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं या कोई लिक्विड बनता है, विनेगर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता है। विनेगर बैक्टीरिया से बनता है, सूक्ष्मदर्शी से, एसिटोबैक्टीरिया से। ठीक है, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई से बनता है। तो भाई वो जो टैंकर हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, टैंक है, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, बायो रिएक्टर कह रहे हैं। उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है।
इस प्रकार जैव रिएक्टर एक ऐसा पात्र है जिसमें कच्चे माल को व्यावसायिक स्तर पर विशिष्ट उत्पाद जैसे एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी हमारा काम है व्यावसायिक स्तर पर, मतलब कि कमर्शियल यूज के लिए, विशिष्ट उत्पाद जो आप करना चाहते हैं, जिसको उत्पादित करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंजाइम है, उन सबको बनाने में। क्योंकि हमने देखा हम बैक्टीरिया से कौन कौन से एंजाइम्स बनाते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में भी देख कर आए हैं, ब्यूटारिक एसिड और लैक्टो एसिड और इंसुलिन बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। और ये आपके जैसे कि मैंने कहा पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और भी निकल गए हैं चैप्टर में, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी है एक शॉर्ट नोट में, ये भी है। जैव रिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए वृद्धि हेतु अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया को चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसी पीएच चाहिए, कितनी एयर चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, हम बायोरिएक्टर में उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेचुरली हम प्राकृतिक रूप से अगर उगाएं बैक्टीरिया को तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, कोई वायरस उसको इन्फेक्ट कर सकता है, धूल मिट्टी के पार्टिकल उसमें आ सकते हैं, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां हम बायोरिएक्टर में क्या कर सकते हैं, अनुकूलतम परिस्थितियों में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैव रिएक्टर में निम्न प्रावधान है कि जैव रिएक्टर हमारे लिए क्या क्या चीजें करता है। पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है आप ही की, इसको देख लेना साथ में ही, वो ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो करेंगे भी हम, कि नॉर्मल जो रिएक्टर होते हैं बायोरिएक्टर, उसके कंपैरिजन में अभी हम पढ़ने वाले हैं विलोडक वाला, स्टीयर्ड जो विलोडक है वो क्या एक्स्ट्रा चीजें हमें देता है। तो वो यही एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसका आंसर आपको मिल रहा है एक तरह से। पहला, तापमान व नियंत्रण देता है कि हम जब चाहे, उसमें क्या लगा होता है, थर्मामीटर लगा होता है बायोरिएक्टर के अंदर, बड़े बड़े थर्मामीटर लगे होते हैं, इतना सा नहीं। ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की जितना बैक्टीरिया को चाहिए, क्योंकि हर बैक्टीरियल स्पीशीज का रेंज अलग होगा, तो आप वो तापमान इसमें क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। पीएच मापन व नियंत्रण, पीएच माप कर सकते हैं, पीएच स्केल भी लगा होता है, आप पीएच भी उससे मेजर, डिजिटल आते हैं। ठीक है, क्या कितनी पीएच चल रही है, कम है या ज्यादा, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंटीफॉर्म पंप भी होते हैं। एंटीफॉर्म पंप क्या कि बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा होता है, आपको पता है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट को आप अगर घर में सड़ाते हो, दही अगर सड़ रहा है, आपको पता है उसमें झाग झाग से बनने लग जाते हैं, है ना। तो ये भाई जो फॉर्म बन रहा है इसको भी अलग करना है, अगर वो फॉर्म ऊपर ऊपर आ जाएगा तो उसको एयर अंदर तक नहीं जा पाएगी, तो एंटीफॉर्म पंप भी होते हैं। वायु को बुलबुलों के माध्यम में प्रवेश कराने के लिए स्पार्जर्स भी होते हैं। स्पार्जर्स क्या होते हैं, अभी आने वाला है आगे। स्पार्जर्स देखो ऐसी एक संरचना होती है, इसमें छेद होते हैं यहाँ पे ऐसे, और इनसे बुलबुले निकलते हैं। अभी स्पार्जर प्रकार का बायोरिएक्टर भी पढ़ेंगे हम। तो ये बुलबुले निकलते हैं, तो इन बुलबुलों के माध्यम से एयर जाती है, जितने ज्यादा बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे, उतनी ही एयर उसके अंदर होती है। बुलबुले क्या है, वायु से बना हुआ ही तो है, मैक्सिमम उसके अंदर वायु है। प्रदर्श को निरीक्षण की सुविधा, आप देख सकते हैं उसमें, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं सैंपल को, जो आपका प्रदर्श बन रहा है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई अंदर कुछ खराबी तो नहीं हो गई है, इस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा निकाल के देख लिया। इसके साथ ही आधारी पदार्थ, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि की पर्याप्त मात्रा के लिए रखरखाव की भी व्यवस्था होती है। बैक्टीरिया है, उसको मान लो कम पड़ गया आपने जो पहले डाला था, अभी हम इससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, दो तरह का कल्चर होता है, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है सतत वाला। बैच कल्चर में तो सब हम डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। सतत वाले में क्या करते हैं, हम देखते जाते हैं, उस हिसाब से सामग्री डालते जाते हैं। तो भाई सामग्री कम है, ज़्यादा है, विटामिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें।
अब बात कर लेते हैं जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर कितने प्रकार के हैं हमारे पास। तो पहला है उसमें, ये भी भाई आज का टॉपिक तो पूरा पीछे दे रखा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस में और इम्पॉर्टेंट भी है, मैं 2-3 बार इस चीज को बोल चुकी हूँ, इसलिए सबको अच्छे से ध्यान से देखना है। और इजी क्वेश्चन अगर कोई इस चैप्टर से बनता है एग्जामिनर को देने के लिए तो वो यही टॉपिक है, ठीक है। राइट, इसको तो आज ही कर लेना, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। विलोडक होज जैव रिएक्टर यानी कि स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का मतलब क्या होता है? हिलाना। मतलब इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ऐसा इक्विपमेंट लगा हुआ है जो हमारे मटेरियल को जो अंदर जैव रिएक्टर के अंदर है उसको घुमा रहा है। और आपको बताया था घुमाना क्यों जरूरी है, ताकि अच्छे से एयर वायु उसके अंदर जाती रहे, सारी सामग्री अच्छे से हिलती रहे, एक जगह भी ढेर नहीं बन जाए बैक्टीरिया का, है ना। दही जब जमाते हैं आप, मम्मी को अगर आपने देखा हो तो मम्मी क्या करती है, दूध में जब दही डालती है उसको अच्छे से हिला देती है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जगह दही गिरेगा उस तपेले में या बर्तन में तो उसी जगह दही अच्छे से जमेगा, आसपास वाला दही अच्छे से जमता नहीं है। और दूसरा टाइम भी ज्यादा लगेगा, वो सेंटर से जमना शुरू होगा फिर ऐसे जमेगा। और अगर आप फैला दोगे तो उसके हर एरिया में जो है दही के पार्टिकल पहुंच जाएंगे तो विधि जो है वो थोड़ी तेज हो जाएगी। इसलिए पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस की है नहीं, मैंने ये सारी चीजें नोटिस की कि अगर दही में कोई एक ही जगह डाल देते हैं ना तो उस एरिया का दही तो अच्छा सा हार्ड जमता है, आसपास वाले एरिया का पानी पानी सा जमता है, क्योंकि सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये फोटोग्राफ एनसीईआरटी का ही है, देख ही रहे होंगे आप इसमें, ये देखो ये यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। ये आपका प्रेशर मेंटेनर है, प्रेशर भी चेक करना होता है। पीएच देखने के लिए ये मीटर लगा हुआ है, आप पीएच चेक कर सकते हैं, सब डिजिटल है, ठीक है। वाष्प, अगर इसमें कोई जैसे भाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता होगा ना, ऊष्माक्षेपी होते हैं ये, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल जो भी बना रहे हैं, तो भाई हीट निकलेगी, तो हीट और वाष्प को निकालने के लिए एक व्यवस्था अलग है। ये रहे वो पंप, ये घूमते रहेंगे ऐसे, ये एक ही में लगे हुए हैं, तो ये विलोडक ऐसे घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा तो अंदर वाला मटेरियल हिलता रहेगा। यहाँ से हवा निकालने के लिए है, जीवाणु रहित हवा, ठीक है, डाल सकते हो, निकाल सकते हो, आपको लगे कि एक्स्ट्रा एयर डालनी है। यहाँ पे फैन तोड़ने वाला, वही मतलब कि घूमने वाला, चपटे फलक वाला, अलग अलग प्रकार के फैन है ये सब, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये है हमारा जैव रिएक्टर, और कौन सा वाला? साधारण विलोडक वाला, ठीक है, साधारण विलोडक। ये बुलबुले वाला नेक्स्ट मैंने काटा है इसलिए आ गया है। चलो, एक सरल विलोडन होज रिएक्टर या स्टर्ड टैंक रिएक्टर स्टेनलेस स्टील का बना एक बेलनाकार पात्र होता है। इस पे जरा ध्यान दें, स्टेनलेस ही रखा है। क्यों स्टेनलेस रखा है? स्टेनलेस का मतलब क्या होता है? जंग नहीं लगना चाहिए। भाई लोहे का लोगे तो अंदर जंग लग जाएगा, जंग अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ है, वो उसमें मिलेगा और हो सकता है कुछ ऐसी चीज बना ले जो टॉक्सिक हो। आप दुनिया को इंसुलिन बेचने जा रहे हो, बेच जहर आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेनलेस रखना है आपको, स्टील का। इसमें भरे माध्यम के अवयवों को मिलाने या मिक्सिंग करने के उद्देश्य से इसकी तली उत्तल घुमावदार होती है, कर्व्ड होती है, देख रहे हो आप, ऐसी है, कर्व्ड है ना, स्ट्रेट नहीं है। यह विशालकाय होते हैं व इनमें हजारों लीटर संवर्धन माध्यम प्रयोग किया जा सकता है। संवर्धन माध्यम बहुत बार आ गया है भाई, कल्चरल मीडियम, वह मीडियम जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सभी मटेरियल उपलब्ध हो, उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। इसमें उत्पन्न अधिक ऊष्मा के कारण बड़े तापमान को कम करने के लिए इसके चारों ओर ठंडा पानी डाले जाने की व्यवस्था होती है। मान लो बैक्टीरिया बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म हो गया बायोरिएक्टर, है ना, तो उसके चारों तरफ ठंडा पानी डालने की भी व्यवस्था है कि उसको टेम्परेचर मेंटेन कैसे करेंगे, ठंडा पानी डाल दो तो अंदर का टेम्परेचर वापस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, बाहर का भी। इसका विलोडक या जो स्टर्ड है वो क्या है? माध्यम का समांगी मिश्रण वो ऑक्सीजन की सभी स्थानों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
कि ये जो विलोडक है या स्टर्ड है, वहां पे तो स्टर्ड ही लिखा हुआ था, इसलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखो, हिंदी वालों में भी स्टर्ड ही लिखा हुआ था। क्या काम करता है? तो एक तो ऑक्सीजन को सब जगह उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, दूसरा वही मैंने कहा कि अगर एक ही जगह बैक्टीरिया ग्रो करे तो वहीं पे ढेर लग जाएगा, तो ये हिलाता रहता है ताकि मिश्रण कैसा रहे, सममांगी, एक समान रहे, सब जगह ग्रोथ अच्छे से एक जैसी हो, विटामिन एक जगह इकट्ठे नहीं हो जाए, प्रोटीन एक जगह इकट्ठे नहीं हो जाए, पूरे एरिया में होमोजीनस, समांगी को और क्या कहते हैं, होमोजीनस मिश्रण तैयार रहे एक जैसा। ठीक है, अब है दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं दंड विलोडक, स्पार्गर लगा होता है जिसमें अभी मैंने कहा था। ठीक है, तो ये है स्पार्क्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर या स्पार्क्ड स्टर्ड, क्योंकि स्टर्ड तो इसमें भी है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है स्पार्क। ठीक है, यह स्टर्ड टैंक जैव रिएक्टर का एक परिवर्तित रूप है। इसमें विलोडक एक छड़ के रूप में होता है, न कि चपटे फलक वाले प्रेरक के रूप में। वहां पे हमने देखा कि ऐसे फैन बने हुए थे, ऐसे चपटे चपटे थे वहां पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रोड लगी हुई है। ठीक है, छड़ के रूप में है। इनमें वायु छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में जैव रिएक्टर में प्रवेश करती है। अभी फोटो बताएंगे इनको आपका। ठीक है, इस हेतु एक स्पार्जर का प्रयोग किया जाता है। स्पार्जर समझ गए ना भाई, वही ये एक चपटा सा होगा, इसमें छेद होते हैं, यहाँ से वायु आती है और बुलबुले बना के बायोरिएक्टर में निकालती है। इस हेतु एक स्पार्जर का प्रयोग किया जाता है। छोटे बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पार्जर ज्यादा बेनिफिशियल है यानी उपयोगी है या वो वाला विलोडक, तो स्पार्जर ज्यादा है, क्योंकि बुलबुलों में वायु की मात्रा ज्यादा है। हिलाने से उतनी वायु नहीं मिक्स होगी जितनी बुलबुले डालने से हो जाएगी, क्योंकि हर बुलबुले में वायु भरी हुई है। बुलबुला है क्या? वायु से बना हुआ है ना। ये देखो, ये है स्पार्जर वाला, एनसीईआरटी का ही है ये भी डायग्राम। देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, उसने कहा इसमें पंखे जो है, विलोडक जो है वो रोड की तरह है, पंखे ऐसे फ्लैट नहीं है, और ये दो इसके स्पार्जर लगे हुए हैं, यहाँ से ये बुलबुले उठ रहे हैं। बाकी सारी व्यवस्था वही है, पीएच कंट्रोल, तापमान, ये सब थोड़ा थोड़ा है इसमें, लेकिन मेन चीज जो है वो क्या है, स्पार्जर। ठीक है, इसमें देखो उसके कंपैरिजन में क्या कमी है, यही क्वेश्चन पीछे पूछा हुआ है कि विलोडक वाला क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे पीएच, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन किया जा सकता है, और यही उसका आंसर भी है। अनुप्रभाव प्रसंस्करण साधन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेस या प्रोसेसिंग क्या है ये? क्या आपने भाई बैक्टीरिया ग्रो करवा दिए, मस्त उसके अंदर जो आपको एंजाइम, एसिड, प्रोटीन जो भी चाहिए था वो बन रहा है, लेकिन जो प्रोटीन एंजाइम बन रहा है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। पहले तो आपको वहां से प्रोटीन या एंजाइम जो भी आप बना रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो गया पृथक्करण, अलग करना। दूसरा, उसमें जो कचरा पट्टी है, भाई बैक्टीरिया है, उसको दिमाग तो है नहीं, उसको थोड़ी पता कि आपको प्रोटीन चाहिए, वो तो एक्स्ट्रा चीजें भी बना रहा है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट अल्कोहल भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बनाता है, लेकिन आपको अल्कोहल चाहिए या आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए अशुद्धियां है, हम उसको किसी दूसरे काम में ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से तो अशुद्धियां है। तो दूसरा स्टेप होता है शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, शोधन भी कहते हैं जिसको। और तीसरा है फिर उसको पैकिंग करना, है ना, मार्केट में बेचना, ऐड करना, ये फिर थर्ड आ गया। तो इस प्रोसेस को, जो प्रोटीन हमारा उगा है उसको इन प्रोसेस से गुजारना, पृथक्करण, शुद्धिकरण और जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनुप्रभाव या डाउनस्ट्रीम। दोनों वर्ड याद करने हैं, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम वर्ड भी आपको याद करना पड़ेगा। नीट का क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, पूछा यह है वहां पे कि निम्न में से क्या चीज अनुप्रभाव प्रसंस्करण में नहीं होती।
अब वो आप देख लेना क्या 4 ऑप्शन थे और क्या सही। ठीक है, बैच वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगा। जैव संश्लेषण अवस्था पूरी होने के बाद उत्पाद को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण यानी संसाधन व शोधन की आवश्यकता होती है। तो पहला हो गया भाई शोधन, क्योंकि हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, शुद्धिकरण भी कह सकते हैं। सिमिलर वर्ड सारे याद रखा करो। पहला स्टेप आपको बता ही दिया, पृथक्करण, ये तो है ही। इस प्रक्रम में पृथक्करण, शुद्धिकरण आदि पद शामिल होते हैं, नाम आ ही गया है। ठीक है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। इन्हीं को सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन या डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ठीक, तो ये है डाउनस्ट्रीम वाला जो हमारा प्रोसेस है। उत्पाद में उचित परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब प्रिजर्वेटिव है ना। मम्मी घर में अचार बनाती है, अचार में तेल क्यों डालती है, ताकि अचार खराब नहीं हो। उसको अच्छे से धूप लगाती है, क्यों, क्योंकि धूप जो है, यूवी रेज जो है वो बैक्टीरिया फंगस को मार देती है ना। और भी बहुत सारे परिरक्षक जैसे सोडियम जो है बेंजोएट, आपके जो जैम आते हैं, सॉस आते हैं, इनमें क्या डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। आजकल तो ऐड देखते होंगे आप, है ना, वो बोलता है नो प्रिजर्वेटिव जूस। बताओ ऐसा पॉसिबल है, कोई बताए मेरे को। जब नो प्रिजर्वेटिव जूस आ ही सकता था तो आप प्रिजर्वेटिव डाल ही क्यों रहे थे इतने दिनों से। तो बेचने के तरीके, आपके घर में आप जूस बनाते हो, उसको पैक कर दो, मैं तो बोल रही हूँ फ्रिज में भी रखो, फिर भी वो 15 दिन बाद खराब हो जाएगा, चाहे आपने उसको फ्रिज में क्यों नहीं रख रखा। क्यों, क्योंकि जब आप उसको बना रहे थे तब उसमें बैक्टीरिया, ऑब्वियसली हवा थी, बैक्टीरिया थे। हाँ, ये एक प्रोसेस जरूर है कि हम उसको वैक्यूम कर सकते हैं। और पास्चुराइजेशन मेथड आपने पढ़ा हुआ है, दूध जो पैकेट्स में आता है वो पास्चुराइज होता है, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके फिर ठंडा करके फिर पैक कर देते हैं, लेकिन उस पर भी एक डेट लिखी होती है कि भाई आज अगर पैकिंग हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक इसको यूज़ कर लो, वरना वो फट जाएगा। कई जगह नाइट्रोजन गैस डाली जाती है उसके अंदर ताकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, कई जगह पूरी गैस निकाल ही लेते हैं, वायु निकाल लेते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। तो और भी तरीके हैं। और अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रखा है, एंजाइम बना रखा है जो खराब हो सकता है, तो फिर आपको क्या डालने पड़ेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे, परिरक्षक मिलाने पड़ेंगे। एक दो जैसे मैंने नाम दिया, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालते हैं, कहीं डिपेंड करता है क्या। नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, शक्कर भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है, जैम सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जैम में क्या होती है, शक्कर होती है, क्योंकि एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट में भी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो गल जाती है, कवक फंजाई की, बैक्टीरिया की, जो भी है सूक्ष्म जीव। तो तीसरा स्टेप हो गया, आपको उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे। इसमें प्रत्येक उत्पाद के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों की सुनिश्चित करना। भाई आपको जो उत्पाद है उसके कड़े गुणवत्ता कंट्रोल नियम बताने पड़ेंगे, है ना। देखा है आपने, फैक्ट्रीज कभी गए हो या कहीं टीवी वगैरह में देखी हो, चेकिंग होती है बनने के बाद कि प्रोडक्ट सही बना है या नहीं, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, पैकिंग सही हुई है या नहीं, उसके बाद मार्केट में जाता है। तो गुणवत्ता मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, आवश्यक होता है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण उत्पाद के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप प्रिजर्वेटिव डालोगे, उसके हिसाब से आप पैकिंग करोगे, उसके हिसाब से आप ये सारे स्टेप्स करोगे, ठीक है। तो ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ठीक। तो आज का हमारा जो लेक्चर प्लस हमारा चैप्टर दी एंड होता है, और कल हम थोड़े से कोई ऑब्जेक्टिव प्लस जो मुझे लगते हैं क्वेश्चंस की करवा देने चाहिए वो मैं कल करवा दूंगी। उसके बाद शुरू करेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए